जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज के सारे क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 11 जनवरी 2023 से लिए गए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं? ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक या ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इस पढ़ भी सकते हैं। पहला है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आमतौर पर 7 और 11 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था के दौरान बच्चे मूर्त ठोस वस्तुओं या घटनाओं पर तार्किक रूप से सोचने और मानसिक संचालन करने की क्षमता विकसित करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं में से एक संरक्षण को समझने की क्षमता और परिवर्तित कार्य करने की क्षमता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को मानसिक रूप से अपनी सोच को पूर्ववत या परिवर्तित कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि किसी क्रिया को परिवर्तित किया जा सकता है या मूल स्थिति को बहाल करने के लिए प्रक्रिया को उल्टा किया जा सकता है। यह उनके विकास में एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक आधार है। हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आत्मसातकरण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी वर्गीकरण या ऑप्शन डी संकल्पना निर्माण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आत्मसातकरण। इस प्रश्न के बारे में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं। जीन पियाजे के अनुसार अनुभवों को हमारे मौजूदा स्कीमा में लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहा जाता है। आत्मसातकरण समायोजन के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास की दो मुख्य प्रक्रियाओं में से एक है। यह हमारे मौजूदा ज्ञान संरचनाओं या योजनाओं में नई जानकारी को सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। जब हम किसी नई चीज का सामना करते हैं तो हम जो पहले से जानते हैं उससे संबंधित करके उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। यदि नई जानकारी किसी ऐसी चीज के समान है जिसे हम पहले से जानते हैं तो हम इसे अपने मौजूदा स्कीमा में आसानी से आत्मसात कर सकते हैं। हालांकि यदि नई जानकारी हमारे द्वारा पहले से ज्ञात किसी भी जानकारी से बहुत भिन्न है तो हम इसे समायोजित करने के लिए अपने स्कीमा को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, जैसे समायोजन नई जानकारी को सम्मिलित करने के लिए हमारे स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया होती है। वर्गीकरण वस्तुओं या अनुभवों को उनकी समानताओं के आधार पर समूहित कृत करने की प्रक्रिया होती है। संकल्पना निर्माण वस्तुओं या अनुभवों के मानसिक प्रतिनिधित्व बनाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? ऑप्शन ए है बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस प्रश्न के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं और सांस्कृतिक कारकों से दृढ़ता से प्रभावित होते हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय सोच कौशल के विकास में सामाजिक संपर्क, सहयोगी शिक्षा और भाषा के महत्व पर जोर दिया। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। जेडपीडी अधिकार जानकार व्यक्तियों की सहायता और मार्गदर्शन के साथ एक शिक्षार्थी के वास्तविक विकासात्मक स्तर और उनके संभाविक विकासात्मक स्तर के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम सामाजिक संपर्क और सहयोग के माध्यम से होता है, जहां अधिक जानकार साथी या वयस्क चर्चा, वाद विवाद और पाठ में संलग्न होते हैं ताकि शिक्षार्थी को उनके वर्तमान स्तर की समझ से संज्ञानात्मक कार्य के उच्च स्तर तक ले जाने में मदद मिल सके। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है अनुकरण, ऑप्शन बी अनुकूलन, ऑप्शन सी पाठ या ऑप्शन डी आत्मसातकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पाठ एक शिक्षण पद्धति है जिसमें एक अधिक अनुभवी या जानकार व्यक्ति एक ऐसे शिक्षार्थी को सहायता प्रदान करता है जो किसी कार्य के साथ संघर्ष कर रहा है। कुछ की पॉइंट्स हैं इसके, जैसे पाठ के पीछे विचार यह है कि शिक्षार्थी को धीरे धीरे अधिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता दी जाए क्योंकि वे अपने कौशल और समझ विकसित करते हैं। छात्र को समझ या क्षमता के उच्च स्तर तक पहुंचाने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षक पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। समय के साथ जैसे जैसे
शिक्षार्थी आत्मविश्वास और प्रवीणता प्राप्त करता है, चांद धीरे धीरे हटा दिया जाता है। कि शिक्षार्थी अधिक कुशल हो जाता है, ये समर्थन धीरे धीरे वापस ले लिया जाता है। इस मामले में शिक्षक संकेत देकर और प्रश्न की भाषा को सरल बनाकर मचान प्रदान कर रहा है। यह छात्र को आवश्यक अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने और विवरण में फंसने से बचने की अनुमति देता है। इस प्रश्न में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अनुकरण, अनुकूलन और आत्मसातकरण सभी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, लेकिन वे इस परिदृश्य में शिक्षक के कार्यों को विशेष रूप से संदर्भित नहीं करते हैं। जैसे अनुकरण दूसरों के व्यवहार की नकल करके सीखने की प्रक्रिया है। अनुकूलन एक उत्तेजना को प्रतिक्रिया के साथ जोड़कर सीखने की प्रक्रिया है और आत्मसातकरण मौजूदा ज्ञान संरचनाओं में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? ऑप्शन ए परिकल्पित स्थितियां, ऑप्शन बी कागज कलम आधारित परीक्षा, ऑप्शन सी चित्रकला या ऑप्शन डी रिपोर्ट कार्ड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए परिकल्पित स्थितियां। इस प्रश्न के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का एक सिद्धांत विकसित किया जो नैतिक तर्क के चरणों को प्रस्तावित करता है जैसे वे परिपक्व होते हैं। उनका मानना था नैतिक विकास चरणों में होता है और लोग परिपक्व होने पर इन चरणों में आगे बढ़ते हैं। नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए कोहलबर्ग ने एंज दुविधा जैसी काल्पनिक स्थितियों का उपयोग किया। एंज दुविधा में एक व्यक्ति के सामने एक दवा चुराने का विकल्प होता है जिसे वह अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वहन नहीं कर सकता। कोहलबर्ग ने लोगों से पूछा कि वे इस दुविधा को हल कैसे करेंगे और फिर उनके नैतिक विकास के चरण को निर्धारित करने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया। अगला प्रश्न है रचनावाद को समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? ऑप्शन ए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, ऑप्शन बी सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रियों प्रविधियों को, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को या ऑप्शन डी चिंतन के अभिसारी तरीकों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। प्रश्न के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे रचनावाद एक शैक्षिक सिद्धांत है जो दुनिया के बारे में अपने स्वयं के ज्ञान और समझ के निर्माण में शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका पर जोर देता है। यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने अनुभव, अंतःक्रियाओं और चिंतन के माध्यम से अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक बाल केंद्रित पाठ्यचर्या में व्यक्तिगत शिक्षार्थी उनकी रुचियों, आवश्यकताओं और पूर्व ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पाठ्यचर्या को लचीला और अनुकूलीय बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे छात्र को उन तरीकों से ज्ञान का पता लगाने और निर्माण करने की अनुमति मिलती है जो उनके लिए सार्थक है। यह सक्रिय जुड़ाव, हस्त गतिविधि आधारित अधिगम और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करता है। इस प्रश्न में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे रचनावाद को कक्षा में कैसे लागू किया जा सकता है, इसके कुछ उदाहरण हैं। छात्रों को हल करने के लिए एक समस्या दी जाती है और उन्हें अपने स्वयं के समाधान के साथ आने के लिए कहा जाता है। छात्रों को आंकड़ों का एक समुच्चय दिया जाता है और उन्हें आंकड़ों का विश्लेषण करने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जाता है। छात्रों को पढ़ने के लिए एक पाठ दिया जाता है और उन्हें एक प्रतिक्रिया लिखने के लिए कहा जाता है जो पाठ की अपनी समझ को दर्शाता है। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे ऑप्शन ए सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, ऑप्शन बी बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, ऑप्शन सी परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं, या ऑप्शन डी स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। इस प्रश्न के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे IQ परीक्षण का उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापना है और एक स्कोर प्रदान करना है जो किसी व्यक्ति के बुद्धि लब्धि को प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि IQ परीक्षण पर्यावरणीय कारकों जैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और संसाधनों तक पहुँच के प्रभाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होते हैं। ये पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति की बौद्धिक उत्तेजना, शैक्षिक अनुभवों और विभिन्न प्रकार के ज्ञान के संपर्क में आने के अवसरों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आलोचकों का तर्क है कि IQ परीक्षण किसी व्यक्ति का वास्तविक बौद्धिक क्षमता का सटीक आकलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे इन बाहरी कारकों के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं करते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे IQ परीक्षणों की कई कारणों से आलोचना की गई है जिनमें निम्न कारण शामिल हैं।
जैसे वे हमेशा सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं होते हैं। आईक्यू परीक्षण अक्सर पश्चिमी संस्कृतियों में विकसित होते हैं और अन्य संस्कृतियों के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। वे बुद्धि के सभी पहलुओं को नहीं मापते हैं। आईक्यू परीक्षण आमतौर पर मौखिक कौशल, तर्क कौशल और स्मृति जैसी क्षमताओं की एक सीमित श्रेणी को मापते हैं। वे लोगों के कुछ समूहों के खिलाफ पक्षपाती हो सकते हैं। आईक्यू परीक्षणों को लोगों के कुछ समूहों के प्रति पक्षपातपूर्ण दिखाया गया है, जैसे कि कम आय वाले परिवारों के लोग और दिव्यांग लोग आदि। अगला प्रश्न है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। ऑप्शन बी, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन सी, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। या ऑप्शन डी, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। प्रश्न के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे पियाजे और वाइगोस्की दोनों विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने भाषा और विचार के बीच संबंधों का अध्ययन किया। पियाजे का मानना था कि भाषा और विचार स्वतंत्र प्रणाली हैं जो अलग अलग दरों पर विकसित होती हैं। पियाजे ने तर्क दिया कि विचार भाषा से पहले आता है और वह भाषा केवल उस व्यक्त करने का एक तरीका है जो हम पहले से जानते हैं। दूसरी ओर वाइगोस्की का मानना था कि भाषा और विचार न्योत्री प्रणाली हैं जो एक साथ विकसित होते हैं। वाइगोस्की ने तर्क दिया कि भाषा हमें अधिक प्रभावी ढंग से सोचने में सक्षम बनाती है और हमारे संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोस्की के सिद्धांत को निजी भाषा के आधार पर शोध द्वारा समर्थित किया गया है। निजी भाषा वह स्वचर्चा है जिसका उपयोग बच्चे अपनी सोच को निर्देशित करने के लिए करते हैं। यह छोटे बच्चों में सबसे आम है, लेकिन वयस्कों में भी देखा जा सकता है जब वे कठिन कार्यों में लगे होते हैं। वाइगोस्की ने तर्क दिया कि निजी भाषा हमारे विचारों को बाहरी बनाने और उन्हें अधिक प्रबंधनीय बनाने के लिए भाषा का उपयोग करने का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, जेंडर प्रमुख रूप से डैश निर्मित है। ऑप्शन ए, जैविक, ऑप्शन बी, सामाजिक, ऑप्शन सी, चिकित्सीय या ऑप्शन डी, यादृच्छिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक। इस प्रश्न के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे लिंग उन भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों और अपेक्षाओं को संदर्भित करता है जिन्हें समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानता है। लिंग में पुरुष या महिला होने के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं। लिंग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य कारकों की भूमिका को दर्शाता है। समाज में सेक्स की स्थिति का निर्धारण करने में लिंग भूमिकाओं, व्यवहारों और अभिव्यक्ति का एक ऐसा समूह है जिसे किसी विशेष लिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। सामाजिक कारक जैसे परिवार, मित्र, विद्यालय और मीडिया लिंग के बारे में हमारी समझ को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बीच लैंगिक भूमिकाएं और मानदंड व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं और एक ही संस्कृति के भीतर समय के साथ बदल सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? ऑप्शन ए, सत्र के अंत में किया जाता है। ऑप्शन बी, परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, समूचिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। या ऑप्शन डी, केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रचनात्मक आकलन समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। रचनात्मक आकलन शिक्षण और अधिगम को सूचित करने के लिए छात्र अधिगम के बारे में जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है। रचनात्मक आकलन सतत और निरंतर है और इसे विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। इसमें प्रश्नोत्तरी, कक्षा चर्चा और छात्र कार्य नमूने शामिल हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य शिक्षकों को यह पहचानने में मदद करना है कि छात्र क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, ताकि वे अपने निर्देश को तदनुसार समायोजित कर सकें। मानकीकृत परीक्षण आमतौर पर योगात्मक आकलन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो एक इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में छात्र अधिगम के आकलन की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? ऑप्शन ए, बंद अंत वाले तय आधारित प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी का सहयोग देना। ऑप्शन सी, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। या ऑप्शन डी, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना। समालोचन चिंतन स्पष्ट
स्पष्ट रूप से और तर्कसंगत रूप से सोचने की क्षमता है कि क्या करना है या क्या विश्वास करना है। इसमें चिंतनशील और स्वतंत्र सोच में संलग्न होने की क्षमता शामिल है। एक शिक्षक के लिए छात्रों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए कुछ तरीके यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मुक्त अंत प्रश्न पूछें। एकल सही उत्तर वाले प्रश्न पूछने के बजाय ऐसे प्रश्न पूछें जिनके लिए छात्रों को गंभीर रूप से सोचने और स्वयं के निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। चर्चा के अवसर प्रदान करें। छात्रों को एक दूसरे के साथ अपने विचारों पर चर्चा करने की और अपनी स्थिति को बचाव करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उन्हें अपने महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने और जटिल मुद्दों के बारे में सोचना सीखने में मदद मिलेगी। वास्तविक दुनिया के उदाहरणों का उपयोग करें। जब संभव हो, आप जो अवधारणाएं पढ़ा रहे हैं उसे स्पष्ट करने के लिए वास्तविक दुनिया के उदाहरणों का उपयोग करें। इससे छात्रों को यह देखने में मदद मिलेगी कि आलोचनात्मक सोच को अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। छात्रों को परिकल्पना विकसित करने में मदद करें। यह गहन सोच को बढ़ावा देता है। नए संदर्भों में मौजूदा ज्ञान के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है और किसी दावे का समर्थन या खंडन करने के लिए साक्ष्य के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है। यह अभी आलोचनात्मक सोच के प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए, प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए। ऑप्शन बी, उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों को अनदेखी की जाए। या ऑप्शन सी, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। या ऑप्शन डी, विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। विद्यार्थियों का समावेशन एक ही कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई या अन्य स्थितियों पर ध्यान दिए बिना एक साथ पढ़ाने के शैक्षिक अभ्यास को संदर्भित करता है। कुछ की पॉइंट्स है जैसे अनुसूचित जनजाति में कुछ की पॉइंट्स है जैसे अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां हैं। जैसे सबसे अच्छा उपागम उनकी सांस्कृतिक, भाषा और अनुभवों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शामिल करना है। उनकी स्थानीय भाषा में शैक्षिक सामग्री प्रदान करने से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है कि ये विद्यार्थी अधिगम की विषय वस्तु को समझने और जानने में के संबंध में सक्षम है। उनके सांस्कृतिक ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करने से अधिगम को उनके लिए अधिक प्रासंगिक बनाया जा सकता है। उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया जाता है और विद्यालय में अपनेपन और संबंध की भावना को बढ़ाया जा सकता है। विद्यालय की गतिविधियों में उनके समुदाय को शामिल करना आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। यह विद्यार्थी के अधिगम के अनुभव और परिणामों को भी बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विकास पूर्ण रूप से केवल अनुवांशिकता का ही प्रमाण है। ऑप्शन बी, विकास का कर्म विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ऑप्शन सी, विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। ऑप्शन डी, विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। इस प्रश्न के कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है। विकास सिर से पांव तक होता है। यह कथन शिशुओं में पेशीय विकास के समान पैटर्न को संदर्भित करता है। प्रारंभिक विकास के दौरान शिशु आमतौर पर पहले अपने सिर और गर्दन की मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। उसके बाद अपने ऊपरी शरीर और धड़ को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं और अंततः अपने पैरों पर नियंत्रण विकसित करते हैं। इस अनुक्रम को अक्सर शीर्षगामी विकास के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ सिर से पूंछ या सिर से पैर तक है। यह शिशुओं के पेशीय विकास की एक सामान्य अवलोकन है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे का सिर विकसित होने वाला शरीर का पहला भाग होता है। बच्चे का धड़ और हाथ पैर बाद में विकसित होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मस्तिष्क जो सिर में स्थित है शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक संस्था है? ऑप्शन ए, निकटतम परिवार। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक धारणाएं। ऑप्शन सी, धार्मिक संगठन। या ऑप्शन डी, मुद्रित संचार माध्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, निकटतम परिवार। निकटतम परिवार, जिसमें माता पिता, भाई बहन और करीबी रिश्तेदार शामिल हैं, वो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के लिए प्राथमिक समाजीकरण कारक माना जाता है। निकटतम परिवार मूल्यों, विश्वासों, मानदंडों और सामाजिक व्यवहारों को प्रसारित करके बच्चे की समाजीकरण प्रक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परिवार के माध्यम से है कि बच्चा अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखते हैं, जिसमें उनकी संस्कृति के मूल्य, मानदंड और विश्वास शामिल हैं। माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य
बच्चों की पहचान सामाजिक कौशल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे दुनिया की एक बच्चे की समझ के लिए प्रारंभिक रूपरेखा प्रदान करते हैं और उन्हें आवश्यक सामाजिक कौशल, सांस्कृतिक मूल्य और व्यवहार सिखाते हैं जो उन्हें विशिष्ट परिवार और सामुदायिक संदर्भ में उपयुक्त माने जाते हैं। निकटतम परिवार के सदस्य अपने विकास के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चे के पहले और सबसे प्रभावशाली सामाजिक कारक के रूप में कार्य करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।